आज हम पढ़ते हैं एशलॉन एंड रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथ्स का। ये नया टॉपिक है तो लिहाजा हमें दो तीन बातें का इल्म होना चाहिए कि ये जो वर्ड एशलॉन है इसकी मीनिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और मैथमेटिशियन कौन था जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम और इसका इस्तेमाल क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं। तो तीन चार बातें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड एशलॉन। फॉर्मेशन ऑफ ट्रूप्स, शिप्स और एयरप्लेन्स एट्सेट्रा इन डायगोनल पैरेलल रोज। ये ट्रूप्स की या शिप्स की या एयरप्लेन्स की या किसी और चीज़ की एक फॉर्मेशन होती है और फॉर्मेशन भी इस टाइप की होती है कि उसमें पैरेलल रोज भी बनती हैं और उसमें डायगोनल भी बनता है। अब वो कैसे होता है उसकी मैं मिसाल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने कुछ प्लेन्स बना लिए हैं, एक दो तीन चार प्लेन्स हैं। देखें आप इसकी फॉर्मेशन देखें कि ये एक डायगोनल बना दें। मैंने क्या कहा, डायगोनल बनते हैं और पैरेलल रोज बनती हैं। अब ये एक पैरेलल रो है, देखिए इसकी लाइन यहाँ पर जा रही है, इसकी लाइन यहाँ पर, इसकी लाइन यहाँ पर, इसकी लाइन यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक मिसाल हो गई किसकी, दिस एग्जाम्पल ऑफ एशलॉन। तो एशलॉन जनाब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रूप्स या शिप्स या प्लेन्स जिसकी शेप कैसी होती है, डायगोनल जैसी, या उसमें रोज़ बनती हैं कौन सी, पैरेलल रोज़। ये पैरेलल रोज़ कैसे बनती हैं देखें, ये एक रो बन गई, ये दूसरी रो बन गई, ये तीसरी, ये चौथी। तो ये रोज़ की फॉर्म होती है और डायगोनल भी यहाँ बनता है और इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं एशलॉन। ठीक है जनाब। अब ये तो इसकी हो गई मीनिंग, मगर मैथमेटिक्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या डेफिनेशन है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एशलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता है। जो मीनिंग मैंने लिखी नहीं यहाँ पर, मैंने जो मीनिंग लिखी है ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत चेंज है मगर बेस इसी पे है। अब एशलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किस टाइप का होता है देखें, उसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं डायगोनल, ये सारे डायगोनल एलिमेंट जो है ना वहाँ पर या तो 1 होते हैं या तो नॉन ज़ीरो नंबर होता है। यानी कि सपोज़ कर लिए 1 है, ठीक है, यहाँ 1 एयरप्लेन की जगह पे 1 आ जाता है, 1 1 या 1, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता है। एशलॉन फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से बनता है और मैं लिख देता हूँ। देखें पहले, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मैंने जो फॉर्मेशन बनाई है जिसमें डायगोनल बनता है, तो डायगोनल के एलिमेंट जो 1 आप देख रहे हैं ये 1 आ जाते हैं यहाँ पर। 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर ये ज़ीरो एलिमेंट आ जाते हैं, सारे ज़ीरो एलिमेंट्स। और जनाब यहाँ पर जो है एलिमेंट कौन से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मोस्टली, ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। अब इसकी जो मीनिंग है इसका कॉन्सेप्ट से लिंक है। क्या लिंक है कि ये जो डायगोनल में जो आप देख रहे हैं ना प्लेन्स, इनकी जगह पे 1 1 आ जाता है और इस डायगोनल के ऊपर जो है जो एलिमेंट्स हैं वो जनाब नॉन ज़ीरो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, या 7 आ गया, या 2 आ गया, या 3 आ गया, ठीक है। और इस डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। जैसे ये 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया, 0, ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो मीनिंग से मिलता जुलता है, कम्प्लीटली एक जैसा नहीं है, कुछ चेंजेस हैं। मगर इसमें होता क्या है जनाब कि ये जो डायगोनल जो आपके पास है ना, ये जो प्लेन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर डायगोनल में 1 1 आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो जाते हैं और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो एलिमेंट हो जाते हैं। मगर एग्जैक्टली ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में जब लिखूँगा तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, मगर मोस्टली ये सेम टू सेम रहता है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या है जनाब इसकी, तो ये मैंने कुछ बातें लिख दी हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एशलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया है 3 पॉइंट्स। जो मैट्रिक्स इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करेगा हम कहेंगे कि वो एशलॉन फॉर्म के अंदर मौजूद है। पहला पॉइंट क्या है, द लीडिंग एंट्री ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज़ 1। कोई भी रो जो कि नॉन ज़ीरो हो, जैसे ये आप देख रहे हैं फर्स्ट रो, ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो रो कौन सी होती है, जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो।
तो ये नॉन ज़ीरो रो है। अच्छा जनाब, ये लीडिंग एंट्री जो है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि लीडिंग एंट्री का मतलब होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए रो। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग होती है जनाब, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए रो। किसी भी रो का पहला एलिमेंट जो कि ज़ीरो ना हो। जैसे ये देखें आप रो नंबर 4 को देख लें, पहला एलिमेंट है ज़ीरो, छोड़ दें, फर्स्ट ज़ीरो छोड़ दें, ज़ीरो के अलावा जो पहला नंबर आता है वो लीडिंग एंट्री कहलाता है। तो ये लीडिंग एंट्री है और ये लीडिंग एंट्री का 1 होना लाजमी है। मगर कुछ किताबों में या कुछ आथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये 1 भी हो सकता है और या कोई दूसरा नॉन ज़ीरो नंबर भी हो सकता है। मगर हमारी किताब में जो लिखा हुआ है वो है 1, तो हम 1 को फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखें चौथी रो में लीडिंग एंट्री 1 है, उसके बाद थर्ड रो में देख लें लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 है। लीडिंग एंट्री का मतलब होता है, समझ में आ गया ना, कि पहला नंबर जो कि ज़ीरो ना हो तो उसका 1 होना मस्ट है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑल एंट्रीज बिलो लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। ये जो लीडिंग एंट्री है इसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये आपका 1 है, ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारे ज़ीरो हैं। ये लीडिंग एंट्री 1 है, सारे नीचे ज़ीरो होने चाहिए। ये 1 है, नीचे ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एवरी ज़ीरो रो इफ़ एग्जिस्ट मस्ट बी एट द बॉटम। अगर कोई ऐसी रो है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो बॉटम पे होनी चाहिए। अब इसमें तो नहीं है, अगर कहीं किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसी रो आती है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो उसका बॉटम पे होना मस्ट है, वो ऊपर नहीं आती, वो बॉटम पे होती है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ मिसालें लेते हैं, और मिसालें भी इस तरह की लेते हैं कि नॉन एशेलॉन फॉर्म भी लेते हैं और एशेलॉन फॉर्म भी लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ पहले नॉन एशेलॉन फॉर्म। ये दो मैट्रिक्स दोनों एशेलॉन फॉर्म में नहीं, क्यों नहीं है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसके बाद हम ले लेते हैं एशेलॉन फॉर्म। अच्छा जनाब, एशेलॉन फॉर्म की दो मिसालें ले लेते हैं। एशेलॉन फॉर्म, अच्छा अब सबसे पहले मैं इसको आपको क्लियर कर लूँगा, फिर एशेलॉन फॉर्म की मिसाल मैं लिख दूँगा। नॉन एशेलॉन फॉर्म, ये एशेलॉन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, सबसे पहली बात, लीडिंग एंट्री ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ 1। यहाँ जो आपकी, चलें पहली रो की बात करते हैं। पहली रो में लीडिंग एंट्री कौन सी है? 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 तो हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ऑल एंट्रीज बिलो लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। अच्छा, ये 1 जो है इसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। देखिए 1 के नीचे सारे ज़ीरो तो है ही नहीं, एक ज़ीरो आ रहा है, दूसरा ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नॉन एशेलॉन फॉर्म है, ये एशेलॉन फॉर्म नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लीडिंग एंट्री देखें, पहला पॉइंट, द लीडिंग एंट्री मस्ट बी 1। लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक है, पहला पॉइंट ओके। दूसरा पॉइंट, ऑल एंट्रीज बिलो लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरोज़। लीडिंग एंट्री से नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए, सारे ज़ीरो तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 3 आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों एशेलॉन फॉर्म नहीं। अगर मैं इनको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो ये कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले ये 1 5 6 आपको लिखा हुआ ना फर्स्ट रो के अंदर, ठीक है। अब ये जो लीडिंग एंट्री 1 है इसके नीचे ज़ीरो आने चाहिए, तो मैंने ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो पे आते हैं, ये ज़ीरो एलिमेंट है, छोड़ दें, ज़ीरो के बाद जो एलिमेंट आता है वो 1 होना चाहिए, ये 1 आ गया, ठीक है। और 1 के नीचे ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर ये जो थर्ड रो है इसमें ज़ीरो को छोड़ के जो एलिमेंट नेक्स्ट आएगा, नॉन ज़ीरो जो आएगा वो 1 आना चाहिए, ये 1 आ गया। तो ये मिसाल किसकी हो गई? एशेलॉन फॉर्म की। सारी बातें आ रही हैं, देखें इसमें लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, लीडिंग एंट्री 1, लीडिंग एंट्री 1, लीडिंग एंट्री 1, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। 1 के नीचे सारे ज़ीरो हैं, 1 के नीचे ज़ीरो हैं, ठीक। एक और मिसाल ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं, इसी में से हम बना लेते हैं कि ये 1 5 6 तो अपनी जगह में मौजूद है, ठीक है। अच्छा ना, अब इसके नीचे ज़ीरो आने चाहिए, ज़ीरो में लगा दिए। अच्छा, उसके बाद ये ज़ीरो लिखा हुआ है, रहने दें। अच्छा, नॉन ये जो लीडिंग एंट्री 1 है, ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1 के नीचे ज़ीरो चाहिए, ये ज़ीरो आ गया। अब ये दूसरा मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है ये एशेलॉन फॉर्म है। क्यों? कि इसमें पॉइंट नंबर 1 लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, 1 है, लीडिंग एंट्री 1 है, लीडिंग एंट्री यहाँ है ही नहीं क्योंकि सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि 1 के नीचे सारे ज़ीरो आने चाहिए, 1 के नीचे सारे ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है।
और फिर यहाँ 1 है, 1 के नीचे 0 आ रहे हैं, ठीक। उसके अलावा एक बात और कि एवरी ज़ीरो रो, अगर ज़ीरो रो मौजूद है तो वो बॉटम पे होनी चाहिए। ज़ीरो रो मौजूद है आपके पास, वो कहाँ पर है? बॉटम पे। तो ये दो मिसालें होगी किसकी? एचलॉन फॉर्म की, और ये दो मिसालें होगी किसकी? नॉन एचलॉन फॉर्म की। अब हम आ जाते हैं किस पे? रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। ये रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म क्या होती है जनाब? रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म की डेफिनेशन, रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन एचलॉन फॉर्म if each element of the column of the leading entry is 0 then it is reduced echelon form, but leading entry is always non-zero। अब इसका मकसद ये है कि सबसे पहले तो वो एचलॉन फॉर्म होना चाहिए। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म तब बनेगा जब वो पहले एचलॉन फॉर्म के अंदर हो, जैसे ये एचलॉन फॉर्म है, ठीक है। अब इस एचलॉन फॉर्म के अंदर जो लीडिंग एंट्री आपकी है ना 1, उसके अलावा इस कॉलम में सारे ज़ीरो होने चाहिए। लीडिंग एंट्री आपके पास है 1, इस कॉलम में सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर। लीडिंग एंट्री है 1, इस कॉलम में सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं। इसकी मिसाल आपके पास ये है, आप देखें, इसी की मिसाल ले लें, 1 0 0, ठीक है, और 0 1 0 0 0 1। अब आप देखें, इसी में से मैंने बना लिया। कैसे? ये एचलॉन फॉर्म था, मैंने क्या किया कि ये लीडिंग एंट्री है, इसके सारे एलिमेंट 0 नीचे हैं, मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। ये लीडिंग एंट्री 1 है तो इसके कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, तो 5 को मैंने 0 कर दिया। यहाँ लीडिंग एंट्री 1 है तो मैंने बाकी उनको 0 कर दिया, ठीक है। एक और मिसाल ले लें आप, दो मिसालें इसकी। ये भी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है, ये भी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है, क्योंकि देखें ये जो लीडिंग एंट्री 1 है इसके कॉलम में बाकी सारे 0 हो गए। ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसमें 1 के अलावा सारे 0 आ गए। लीडिंग एंट्री 1 है, इसके अलावा सारे कॉलम के अंदर 0 मौजूद हैं। देखें यहाँ भी ये एचलॉन फॉर्म है, जैसे एचलॉन फॉर्म के अंदर ये 1 एलिमेंट है, इसके नीचे सारे 0 हैं। ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे ऊपर सब 0 आ गए। ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे ऊपर सब 0 आ गए, और यहाँ पर लीडिंग एंट्री कोई भी नहीं है, ठीक है। ये 0 रो है तो छोड़ दें इसको। तो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म असल में एचलॉन फॉर्म होती है जिसके लीडिंग एलिमेंट वाले कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं सिवाय उस लीडिंग एंट्री के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिशियन कि कौन से मैथमेटिशियन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, मैथमेटिशियन कौन था जनाब जिसने फ़र्स्ट टाइम एचलॉन फॉर्म का इस्तेमाल किया? तो एचलॉन फॉर्म का इस्तेमाल फ़र्स्ट टाइम जिसने किया, वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और ये जो मैथमेटिशियन है इसे प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास हो गया अपना मैथमेटिशियन वाला, अब उसके बाद जो हमारे पास आखिरी पॉइंट है वो इसका इस्तेमाल। तो हम यूज़ पे आ जाते हैं कि इसका इस्तेमाल जनाब कहाँ पर होता है। तो इसका इस्तेमाल आप समझें। अच्छा जनाब, मैंने क्या लिख दिया कि डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं या कुछ साइंस के प्रॉब्लम, सब नहीं, डेली लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स या साइंस के कुछ प्रॉब्लम्स जो शेप अख्तियार करते हैं, वो अख्तियार करते हैं कौन सी? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा जनाब, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है किस टाइप का होता है ये तो हमें मालूम है ना। इसकी एक दो मिसाल मैं लिख देता हूँ। तो अब ये दो मैंने मिसाल लिख दी हैं। दिस इज़ आल्सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम दोनों में फ़र्क क्या है जनाब? ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, ये 2x2 का है, मतलब इसमें दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं। और ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z, और इसमें 3 इक्वेशन हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास आता है तो उसको हल करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। अब ये मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर। अलजेब्रिक मेथड तो हम ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड भी हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स मेथड हम इस क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स हम आने वाली क्लासों में इंटर में या उससे आगे यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में आपको याद दिला दूं कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक, उसके अलावा हमने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है, ये मेथड हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स मेथड जो कि हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर लेवल पे, वो कौन कौन से हैं जनाब हमारे पास। मैट्रिक्स मेथड जो कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो क्रेमर्स रूल है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब क्रेमर्स रूल के अंदर जनाब क्या होता है, यहाँ तो डिटरमिनेंट का इस्तेमाल होता है, हम यहाँ पर डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ डिटरमिनेंट का इस्तेमाल होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो होता है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एशलॉन फॉर्म। यहाँ पर जनाब एशलॉन फॉर्म का इस्तेमाल होता है, एशलॉन फॉर्म का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। और उसके अलावा गॉस जॉर्डन मेथड और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म का इस्तेमाल होता है इन दो मेथड के अंदर, रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म। तो ये मैंने मैट्रिक्स मेथड लिख दिए। इसमें हम फर्स्ट ईयर लेवल पे 4 मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्रेमर्स रूल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और मैंने बता दिया कि क्रेमर्स रूल के अंदर डिटरमिनेंट का इस्तेमाल होता है, गॉस एलिमिनेशन के अंदर एशलॉन फॉर्म का इस्तेमाल होता है, गॉस जॉर्डन और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर रिड्यूस एशलॉन फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जबकि न्यूमेरिकल मेथड जो है हम हायर क्लासेस के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो एशलॉन और रिड्यूस एशलॉन फॉर्म का जो मेन जो यूज़ है वो कौन सा है, टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और वो भी कौन से मेथड के अंदर, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर और दूसरा गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर।